नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय संविधान का भाग 5 का अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक को सम्मिलित किया गया है और संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, उपराष्ट्रपति और भारत का महान्यायवादी सम्मिलित हैं। आज हम भारत के राष्ट्रपति पद का अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित बहुत सारे संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनकी जानकारियां हमें होनी चाहिए। अगर हम एक बिंदु समझते हैं तो इसका अर्थ यह है नहीं कि हमें संपूर्ण जानकारी है, और ऐसी अधूरी जानकारी की वजह से हमें कई बार सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर भी सही नहीं हो पाते और हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आज हम उन संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे जिनसे राष्ट्रपति की शक्तियां, उसके पद, उसकी गरिमा से संबंधित जो भी प्रावधान हैं उनकी संपूर्ण जानकारी हमको हो, ताकि हम अपने विषय में अपनी पकड़ मजबूत करते जाएं। विद्यार्थियों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में कर रखा है। और राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा, अर्थात संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 53 में कर रखा है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान है। राष्ट्रपति नाम मात्र का शासन प्रमुख है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। यह उसके कार्यपालिका के नाम मात्र के शासन प्रमुख होने का अर्थ है। अर्थात इसे रबड़ स्टाम्प के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हर संघीय व्यवस्थापिका के आदेश पर होते हैं। यह राष्ट्रपति पद की गरिमा है, संवैधानिक प्रावधान है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव का प्रावधान है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में कर रखा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष से पूर्व उसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। केवल सिद्ध कदाचार और संविधान के अतिक्रमण के आधार पर उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह जटिल प्रक्रिया है
और संसद को इसके लिए प्रस्ताव पास करना होता है और इस प्रक्रिया को महाअभियोग या इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में कर रखा है। अतः हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन हम दो भागों में इनको विभाजित करके कर सकते हैं। पहला सामान्यकालीन शक्तियाँ, दूसरा आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत हम कई उपविभाजन कर सकते हैं जो हमें समझने में मदद करते हैं। पहली विधायी शक्ति। विधायी का अर्थ है विधि से संबंधित या कानून से संबंधित। इसको और व्यापक करके देखें तो विधायी का अर्थ हुआ राष्ट्रपति कानून निर्माण करने में किस प्रकार अपनी शक्ति रखता है। अर्थात केंद्र सरकार जो जो कानून बनाती है उन कानूनों के ऊपर राष्ट्रपति की शक्ति है या नहीं है तो किस सीमा तक है और नहीं है तो क्यों नहीं है। अब विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति सर्वोच्च है, क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। हम समझ लेते हैं कि हमारी संसद में कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके क्या क्या चरण होते हैं। सबसे पहले संसद में एक कानून से संबंधित ड्राफ्ट या रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिसे विधेयक कहा जाता है। यह विधेयक यदि कोई गैर मंत्री प्रस्तुत करता है तो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है और मंत्री प्रस्तुत करता है तो उसे सरकारी बिल या विधेयक कहा जाता है। सरकारी बिल या विधेयक या गैर सरकारी बिल या विधेयक को सबसे पहले संसद में पेश करना प्रस्तुतिकरण कहलाता है। फिर उसके बाद जिस भी सदन में उसे पेश किया है, रखा गया है, उस पर चर्चाएं होती हैं, बिंदुवार चर्चा होती है, उस पर मतदान होता है। फिर एक सदन से पास होने के पश्चात वह दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन भी उस पर बिंदुवार चर्चा करता है, उसके प्रस्ताव को पास करता है, मतदान किया जाता है और जब दोनों सदन सहमत हो जाते हैं तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह विधेयक अधिनियम बनता है। अतः कोई भी विधेयक अधिनियम केवल और केवल राष्ट्रपति के साइन से ही, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही बन सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को हम सामान्य शक्ति में काउंट करते हैं, गिनते हैं, लेकिन यह सामान्य शक्ति नहीं है। बोलचाल में सामान्य है, बाकी व्यवहारिक तौर पर या यूँ कहें कि संवैधानिक तौर पर बहुत मजबूत शक्ति है। विधेयक कई प्रकार के होते हैं, सरकारी, गैर सरकारी,
संविधान में संशोधन संबंधित हो तो संवैधानिक, किसी कर के घटाने या बढ़ाने से संबंधित हो तो धन विधेयक, और कहीं कुछ योजना बनानी हो तो साधारण विधेयक। इसके अलावा एक और विधेयक है वित्त विधेयक। अतः जहाँ जरूरी होगा हम प्रत्येक विधेयक को विस्तार से अलग अलग करके समझेंगे। और चूंकि आज हम केवल राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उसके कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं, जब हम संसद के कार्य और उसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे तब विधेयकों को विस्तृत रूप से समझेंगे। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां हैं और उसी के हस्ताक्षर से कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है, यह हमें याद रखना है। दूसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, जो साधारण शक्तियों में दूसरे प्रकार की शक्ति है हमारी, जिसको हम समझ लेते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में उन सब को देखना है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम देश के जितने भी ऊपर वाले अधिकारी हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनसे अगर हम स्टार्ट करें, गिनती शुरू करें, तो उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। अतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं जो 3 हैं, इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। रेल मंत्रालय के सर्वोच्च अधिकारी के अलावा जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं या संघ सरकार के संघ सूची के जितने भी विषय हैं उनमें अधिकांश राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनका भारत के राजपत्र में अंकन होता है। अतः संघ सरकार से संबंधित स्थायी हो या अस्थायी कार्यपालिका के अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होती है और ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अतः राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को हम इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति की साधारण शक्तियों में पहली शक्ति हुई विधायी शक्ति, दूसरी कार्यपालिका शक्ति, तीसरी न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, यद्यपि न्याय करना न्यायपालिका का कार्य है और हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
व्यवस्थापिका के अंतर्गत संसद होती है, या संसद को व्यवस्थापिका भारत में कहा जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम पढ़ ही रहे हैं, संविधान के बाद 5 में इसका वर्णन है। वे सब पद और मंत्री, प्रधानमंत्री जिनका वर्णन भाग 5 में है, वे कार्यपालिका है। और न्यायपालिका सरकार का तीसरा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को भी चुनौती राष्ट्रपति के समक्ष दी जा सकती है। अर्थात उस दंड को चुनौती देने का अर्थ हुआ, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को केवल और केवल मृत्यु दंड दिया हो तो वह व्यक्ति दया याचिका केवल और केवल राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति उसको मंजूर करे या नहीं करे, यह उसकी अपनी विवेकीय शक्ति है। दूसरा, संघ सूची से संबंधित किसी विषय पर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो ऐसे मामलों पर वह व्यक्ति राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सकता है। सैन्य न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है और सैन्य अदालत में वह दंडित किया जा चुका है तो ऐसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगा सकता है। अतः केवल 3 क्षेत्रों में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्राप्त है। पहला, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हो। दूसरा, किसी व्यक्ति ने संघ सूची से संबंधित विषय पर अपराध किया हो। तीसरा, सैन्य न्यायालय के द्वारा दंडित व्यक्ति को ही राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगाने का अधिकार है। अतः हमारे राष्ट्रपति को सामान्य कालीन शक्तियों के अंतर्गत विधायी, कार्यपालिका संबंधी और न्यायिक 3 शक्तियां प्राप्त हैं। आगामी वीडियो में हम राष्ट्रपति के आपातकालीन पावर्स, आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।